गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अपना लेसन शुरू किया था, 7वां लेसन परीक्षा। और कल मैंने आधा लेसन आपको समझाया था कि सुजान सिंह, देवगढ़ के जो सरदार थे सुजान सिंह, वो वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, और उनकी इच्छा थी कि आप बुढ़ापे में यदि कोई गलती हो गई तो मेरे के किराए पर पानी फिरेगा और मुझे दाग लग जाएगा। गलती हो गई तो लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा से विनती की थी कि मुझे क्या है कि आप इस पद से निवृत्त होना है, रिटायर होना है। राजा ने बहुत उन्हें समझाया, नहीं माने, सुजान सिंह नहीं माने। आखिर उन्होंने यह फैसला किया, राजा ने उनको एक शर्त रख दी कि आपको आपके जैसा ही होनहार, ईमानदार और मेहनती सरदार आपको ढूंढना होगा। ये जिम्मेदारी भी आप पर ही है। सुजान सिंह ने उसको भी स्वीकार किया। उन्होंने फिर विज्ञापन दिया था और उन्होंने कहा था कि मतलब ग्रेजुएट होना यह कोई जरूरी नहीं है, परंतु जो भी व्यक्ति इस पद के लिए आएगा उनमें मानवता हो, उसका आचरण अच्छा हो और उसमें कर्तव्य भावना कूट कूट कर भरी हो। यह उन्होंने इस विज्ञापन में विशेषता दी थी। इस तरह से विज्ञापन देने के बाद अनेक देशों से, अनेक गांवों से बहुत लोगों के मतलब युवा लोग आए थे, बहुत लोग युवा लोग आए थे और उन्होंने फिर राज्य में उनके रहने की, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की। कुछ लोग फैशन के कारण, एंजॉय करने के लिए, मजा करने के लिए आए थे, जैसे अपन कैंप के लिए जाते हैं। कुछ लोग क्या है, सिर्फ खाने के लिए और मस्ती करने के लिए आते हैं। वहां पर अपना जो स्कूल का कैंप रहता है उसमें क्या अपने को सीखने के लिए लेके जाते हैं स्कूल की तरफ से। पर कुछ ही बच्चे ऐसे रहते हैं जो सीखने के लिए आते हैं और कुछ बच्चे कुछ मजा करने के लिए आते हैं। इसी तरह इस दीवान पद के लिए बहुत से लोग आए थे। उनको मालूम था कि राजा की तरफ से अपने को खाने को मिलने वाला है, रहने को मिलने वाला, बढ़िया सुंदर सुंदर उन्होंने कपड़े लाए, बढ़िया और बढ़िया खाते पीते थे, मजा करते थे। इस तरह से उनका चल रहा था। महीने भर उनके रहने की व्यवस्था की थी सुजान सिंह ने। और सुजान सिंह एक कोने में बैठकर सबकी गतिविधियां देख रहे थे। मैंने आपको कल बताया था कि हमारा अच्छा आचरण हमारे वाणी से और अपने बोलने से, अपने रहन सहन से भी दिखाई पड़ता है। सुजान सिंह सिर्फ सबका निरीक्षण कर रहे थे, किसी को कुछ भी नहीं बोल रहे थे। अब सब खाते पीते मजा करते। उन्होंने सोचा कि चलो अभी कुछ गेम वगैरह होना चाहिए, खेल होना चाहिए। पहले के लोग खेल कूद में ज्यादा मतलब इच्छा रखते थे। उनकी इच्छा रहती थी कि खेल कर व्यायाम करना चाहिए और वो उन्होंने हॉकी खेल का आयोजन किया। हॉकी खेल के लिए उन्होंने अच्छे तरह से ग्राउंड वगैरह बनाया और खेल शुरू कर दिया। अब देवगढ़ के लिए हॉकी का खेल यह एक बहुत बड़ी बात थी। बहुत लोग खेल देखने के लिए आते थे, क्योंकि ऐसा खुले मैदान में खेल खेलने के लिए बहुत कम लोग देखते थे, सबको मिलता नहीं था। पर ये तो उनके मेहमान थे और उसमें से उनको एक दीवान ढूंढना था, सरदार ढूंढना था। इसीलिए उनको पूरी रियायत दी थी कि कुछ भी आपको करने की मतलब मोहलत है। फिर उन्होंने खेल का आयोजन किया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज, ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। आपको मालूम है शतरंज यानी चेस, बहुत से लोग चेस खेलते थे, कुछ लोग ताश खेलते थे। इस तरह से अलग अलग खेलों का आयोजन वहां पर किया गया था। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। अब बड़े लोग हॉकी नहीं खेलते, ऐसा देवगढ़ के लोगों का मानना था, क्योंकि वहां पर क्या था, सब लोग ताश, शतरंज ऐसा खेल खेलते थे और ये हॉकी वगैरह बच्चे खेलते थे। पर ऐसा नहीं था। ये लोग युवा जो आए थे उनके मन में खेलने की चाहत थी और बड़े उत्साह से वो खेल खेल रहे थे। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से दौड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती हो। आपको मालूम है हॉकी खेल किस प्रकार खेला जाता है ना। खेल के बारे में आपको सब जानकारी होनी चाहिए और आपको होगी भी, ऐसा मैं समझती हूँ।
क्योंकि हर खेल के बारे में यदि आपको बताया गया तो आप ना समझ जाएगा, लेसन पूरा नहीं हो पाएगा। एक बॉल रहता है, उसको मतलब दो तरफ के जो प्रतिस्पर्धी रहते हैं दोनों भी उस गेंद को क्या करते हैं, मारते रहते हैं और गोल करते हैं। इसको आपको मालूम है, धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से दौड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कोई लहर बढ़ती चली आती हो, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो लोहे की दीवार हो। अब अपने को सबको यह रहता है, उन्होंने दो टीम बनाई, दो टीम रहती है, एक है ना, तो दोनों भी क्या करते, प्रतिस्पर्धी बहुत मतलब अच्छे खिलाड़ी थे, मंजे हुए खिलाड़ी थे, बहुत कसे हुए खिलाड़ी थे, और एक मतलब मारता था, दूसरा उसको रोकता था। संध्या तक यही धूमधाम रही, लोग पसीने से तरबतर हो गए, खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी, हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका क्योंकि दोनों ही टीम बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैच ड्रॉ हो गया। कोई भी नहीं हार रहा था क्योंकि यहाँ पर समय का कोई बंधन नहीं था और सब बराबर खेल रहे थे। अंधेरा हो गया, इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। अब खेलते खेलते संध्या हो गई, अंधेरा हो गया, अब खेल बंद करना ही पड़ा क्योंकि कम रोशनी के कारण खेल बंद हो गया था, और उस पर कोई पुल नहीं था, एक नाला था, उस पर पुल भी नहीं। पथिकों को नाले से चलकर आना पड़ता था, पथिक यानी यात्री, राहगीर, उनको क्या करना पड़ता था, उस पर से ही एक अलग से ग्राउंड बनाया गया था, खुले मैदान में ग्राउंड बनाया गया था, और इनके जो ये सरदार लोग या युवा लोग आए थे उनके रहने की व्यवस्था दूसरी जगह की थी। अब इनको क्या अपने अपने डेरे पर जाना था, वो पुल बहुत संकरा था, मतलब नाला जो था संकरा था और उस पर पुल भी नहीं था, है ना, तो उनको क्या पथिकों को ने जो जा रहे थे उनको नाले में से ही चलकर आना पड़ा। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी दम ले रहे थे। एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए उस नारे पर आया। अब खिलाड़ी बैठे थे, पसीना पोंछ रहे थे, पानी पी रहे थे, सब अपनी अपनी गतिविधियां कर रहे थे। उसी समय एक किसान ने क्या किया कि बहुत सारा अनाज भरा बैलगाड़ी में और वो जा रहा था, लेकिन नाले में कीचड़ था, आपको मालूम है कीचड़ में इंसान फंस जाता है, उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। अब एक बार फंस गया गाड़ी का पहिया तो निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो फंस गई थी और सामान भी बहुत ज्यादा था। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था, बैल कमजोर थे। अब क्या था, वो धक्का मार रहा था, एक बार उतर कर, एक बार बैलों को ये कर रहा था, मार रहा था, उसको आगे भगा रहा था, परंतु बोझा इतना अधिक था और बैल इतने कमजोर थे कि वो मतलब उनसे न हो पा रहा था। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती, ऊपर चढ़ती थी और ढलान के कारण फिर से नीचे आ जाती थी। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। अब किसान बेचारा जानबूझकर ये कर रहा था क्योंकि वह तो सुजान सिंह थे, दीवान थे, वो उन्होंने जानबूझकर इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया था कि खेल कूद आनंद मजा खाना पीना इसके में तो सभी शामिल होते हैं, परंतु यदि संकट के समय जो दूसरे को सहायता करेगा वही सच्चा इंसान है, और दीवान साहब ने जानबूझकर इस प्रकार का आयोजन किया था और वो बैलों को भी मार रहे थे, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता मगर वहां कोई नजर न आता। सब लोग क्या करते, उनको नजरअंदाज कर रहे थे, अपना थोड़ी काम है, हम ऐसे ही करते, जहां अपना स्वार्थ नहीं है, जहां अपना काम नहीं होता हम उसको नजरअंदाज कर देते। ये इंसानियत की मनोवृत्ति रहती है, जबकि हमने ऐसे नहीं करना चाहिए। हमने क्या करना चाहिए, जो मुसीबत में है और हमको उसमें सच्चाई दिख रही तो उसको सहायता करने का प्रयास करना चाहिए जहां तक अपने से हो सके, है ना। ऐसे नहीं है कि हम देख रहे उसकी मजा देख रहे तालियां बजा रहे। बहुत से लोगों को आदत रहती है
कोई यदि व्यक्ति गिरता है या एक आध बच्चा साइकिल से गिरता है, हम बढ़िया क्या करते हैं, तालियां बजाते, उसका मजाक उड़ाते। ऐसा नहीं कि उसको उठाना चाहिए या उसको पूछना चाहिए कुछ लगा क्या, चक्कर आया क्या, क्या कारण हो गया, पर हम भी इतनी इंसानियत नहीं रहती है। कल मैंने आपको समझाया था किसान आंदोलन का उदाहरण देकर, कैसे लोगों ने लोगों के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया था, इंसानियत को त्याग कर, जबकि हमने ऐसे नहीं करना चाहिए। जो हमको पाठ दिए जाते हैं उसमें यही समझाया जाता है। इतने बड़े बड़े लेसन या पाठ आपको समझाने का, देने का यही उद्देश्य है कि आपने उससे कुछ सीखना चाहिए, है ना। जीवन में आगे चलकर इसका आपको फायदा है, पर हम कुछ भी नहीं सीखते। मैडम ने सिखा दिया, मैडम ने बोर्ड पर लिखा दिया, हमने पेपर में लिख दिया, 90% मार्क्स लाए, हमारा काम खत्म हो गया। 90% मार्क्स लाने से कोई मतलब नहीं। जहां मानवतापूर्ण व्यवहार या अच्छा आचरण आप सीखोगे, तभी आप सच्चे इंसान कहलाओगे, सुशिक्षित कहलाओगे। शिक्षित तो सभी होते हैं, सुशिक्षित होना बहुत जरूरी है। देखो अनन्या कौन है, अनन्या देशपांडे ने सुप्रभात लिखा है, उसने सु की मात्रा गलत लिखाई है। सुप्रभात में सु दीर्घ नहीं रहता है, ह्रस्व रहता है। सुविचार, सुप्रभात, यहीं से गलतियां शुरू हो गई आपकी। गुड मॉर्निंग लिखा तो भी चलता है, सुप्रभात में सु ह्रस्व करो, उसको गलत मत लिखो। अनन्या, मगर कोई नजर ना आता, गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं भी जा भी नहीं सकता था, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। वह क्या हो गया, बड़े संकट में, विपत्ति यानी कि संकट, वो वही देख रहा था कि संकट में समय कौन किसको सहायता करता है। संकट में जो सहायता करता वही अपना सच्चा दोस्त है, वही अपना सच्चा सहायक है, ऐसा हमने जान लेना चाहिए। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडा लिए घूमते घुमाते उधर से निकले। अब वो अपने डेरे पर जा रहे थे, उनको बढ़िया कमरे मिले थे, खाने को मिल रहा था, सोने को मिल रहा था, बढ़िया घुमा घुमा कर वो अपने डेरे पर जा रहे थे। किसान ने उनकी ओर सहमी हुए आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। वो तो सिर्फ देखना चाहते थे। खेल यानी क्या, सहयोग, मिलजुल कर खेलना। खेल हमको क्या सिखाता है, मैदानी खेल और बैठे खेल। मैंने बताया हर चीज का ज्ञान हमको होना चाहिए। खेल हमको मिलजुल कर रहना सिखाता है, एक साथ, क्योंकि एक बॉल रहता है और सब लोग उसको मारते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि हम कैसे भी मारेंगे। हमारा उद्देश्य क्या रहता है, जो 11 खिलाड़ी रहते हैं उनका उद्देश्य यही रहता है कि मिलजुल कर खेल खेल कर अपने देश को जिताना। ऐसा नहीं कि अपने मन से आया तुम्हारा, है ना, ऐसा नहीं करना रहता है। पर हम सीखते कुछ नहीं है, ना तो खेल से सीखते हैं, ना तो कुछ हमारे यहाँ जयंती उत्सव त्योहार होते, ना उससे सीखते हैं कि मिलजुल कर रहना चाहिए, मानवतापूर्ण व्यवहार सीखना चाहिए। हमारे संतों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने क्या किया, ये कुछ हम सीखते नहीं, खेल से भी नहीं सीखते। ये भी देखो, इन्होंने हॉकी का खेल खेला और बढ़िया डंडा घुमाते हुए जा रहे थे। उनको दिख रहा था कि किसान क्या कर रहा है, जा रहा है, बेचारा मुसीबत में फंसा है, और भी वो मजे ले लेकर जा रहे थे, क्योंकि खा पी के तो मस्त हो रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति न थी। चल तो रहे थे, देखा और नजरअंदाज कर दिया। बंद आंखें ने क्या, देखकर अनदेखा करना, देखा और चल पड़े। उनको कोई मतलब नहीं था कि ये मुसीबत में फंसा है, अपना काम ये, इसको सहायता करना, कोई लेना देना नहीं था उनको। उनमें स्वार्थ था, मैं सिर्फ स्वार्थ था कि मेरा जो है पूरा होना। मद, मद यानी क्या, अहंकार, अहंकार भरा हुआ था कि मैं क्यों इस काम को करूं, मैं तो बड़ा अपने राज्य का राजकुमार हूं, मैं तो बड़ा सरदार बनने वाला हूं, मैं तो इस राज्य का दीवान बनने वाला हूं, मैं क्यों इसको सहायता करूं। मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी न था, ना उनमें उदारता थी न भाईचारा, ने भाई जैसे भावना कुछ भी नहीं थी। भाई को हम मदद करते हैं, और हमने सोचना चाहिए, हम जो हमारी प्रतिज्ञा उसको सिर्फ बोलते हैं, है ना, ये सारे भारतीय मेरे बांधव है, बोलते हैं, हम करते कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। हम में मतलब बहुत लोग खराब वृत्ति के रहते हैं, और उनमें कुछ कुछ अच्छे भी रहते हैं, जो दूसरे को सहायता करने की भावना रखते हैं,
उनका मन उदार रहता है। उतने लोगों में एक मनुष्य ऐसा था कि उसका मन, उसका हृदय साहस से, दया से भरा हुआ था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई। खेलते खेलते कभी कभी अपने को या क्या हो जाए, जख्म हो जाती है, इंजरी हो जाती है। हाँ, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। वो लंगड़ाते हुए धीरे धीरे आ रहा था। ठिठक गया, ठिठक जाना यानी क्या, रुक जाना। वो रुक गया, किसान की गतिविधियों को वो देख रहा था। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। उसको समझ में आ गया ये किसान मुसीबत में फंसा है। ज्ञात होना यानी मालूम होना, ये मुंह हो रहा है। डंडा एक किनारे रख दिया। बेचारा वो तो लंगड़ा तो हुआ चल रहा था, परंतु जहां इंसानियत है वहां भगवान आपको सहायता करता है। अपने में अहंकार है, अपने को कोई भी सहायता नहीं करता है। कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। उसने कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं, मदद करूं तुमको। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का एक लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर आपसे मैं कैसे कहूं। उसने कहा, मैं कैसे कहूं, क्योंकि आप तो हमारे मेहमान हैं। मैं आपको काम बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, आपका अपमान होगा। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुमको सहायता करता हूँ, तुम बैलों को हका लो और मैं पीछे से पहियों को धकेलता हूँ। तो क्या हो जाएगा, बैलों का भी बोझा जो है वो हल्का हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, गाड़ी सहजता से ऊपर चढ़ेगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उठाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गिर गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने क्या किया, बहुत कीचड़ था परंतु उसके पैर भी फंस गए थे, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। अब जोर लगाया, जैसे ही जोर लगाया वैसे ही क्या हो गया, गाड़ी ऊपर निकल पड़ी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने मुझे उबार लिया, आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। देखो, संकट के समय अपने को कोई सहायता करता है तो अपने को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है। डूबते को तिनके का सहारा, यह कहावत इसीलिए बनाई गई है क्योंकि जब अपने को मुसीबत आती है वो छोटी सी लकड़ी भी सहायता करने के लिए आती है तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसने भी ऐसे कहा कि मुझे आपने उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं पर बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। उसने कहा कि मजाक किया, लालच नहीं थी उसके मन में, और उसमें मजाक की कि आप मुझे क्या करो, कुछ इनाम दो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, क्योंकि वह स्वयं दीवान साहब थे। वो इन खिलाड़ियों की, इन नए मेहमानों की परीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने हंसकर कहा, नारायण चाहेंगे, नारायण कृष्ण भगवान, भगवान विष्णु चाहेंगे तो आपको दीवानी मिल जाएगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, संदेह शक हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। उनको लगा कहीं दीवान तो नहीं है, आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, क्योंकि उनको वो इमेज, वह प्रतिमा, उसका चेहरा मोहरा वो उस किसान को ध्यान में रखना था, क्योंकि दूसरे दिन, ये महीने का अंतिम दिन था और दूसरे दिन राज्य के सरदार की, राज्य के दीवान की मतलब घोषणा होने वाली थी। किसान ने उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल में संदेह को भाग गया।
वह सुजान सिंह भी समझ गया कि इसने मुझे पहचाना, और वह युवक भी समझ गया कि यह बराबर किसान वगैरह कोई नहीं बल्कि दीवान साहब है। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। देखो कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। किसान ने क्या कहा कि जब हम सागर की तल में जाते हैं, आपको मालूम है सागर की तल में क्या होता है, कीचड़ भी रहता है, मोती भी रहती है, मछली भी रहती है, नमक भी रहता है, बहुत सी चीजें, अच्छी बातें भी रहती है और बुरी बातें भी रहती है। परंतु हमको क्या करना है, अच्छी बातों को ही केवल चुनना रहता है। ये तो अपनी मनोवृत्ति के ऊपर रहता है, हम किसमें से अच्छा कैसे ढूंढते हैं। इसीलिए किसान ने क्या कहा, गहरे पानी में बैठने से ही, यानी गहरे पानी में डुबकी लगाते हैं तो बराबर हमको मोती मिल जाता है। इसीलिए हमको मेहनत करना बहुत जरूरी है, और गहरे पानी में जाने के लिए अपने को मेहनत करना पड़ता है, हाथ पैर चलाना पड़ते हैं। किसान ने उसको यही कहा कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। सागर में यदि हम डुबकी लगाते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, हमको मोती मिलते हैं। ऊपर के ऊपर हम तैरते हैं, हमको सिर्फ कीचड़ ही दिखाई देता है, पत्थर ही दिखाई देते हैं। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। अब तिथि निश्चित थी, महीना पूरा हुआ, उम्मीदवार लोग प्रातः काल से अपने अपने किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। सबको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे ही मिलने वाला है दीवान का पद। सबको ऐसा लगता है ना, सब में अहंकार था। पहले बताया कि उनमें मद था, उनमें अहंकार था कि मुझे ही मिलने वाला है। दिन काटना पहाड़ हो गया था, यानी उनको बड़ा मुश्किल लग रहा था कि कब कब अनाउंस होगा। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। सबको लग रहा था कि मुझे ही बनाया जाएगा, मुझे ही बनाया जाएगा। फिर थोड़ा निराश होते, नहीं नहीं मुझे नहीं बना सकते, दूसरे को बनाएंगे। आशा निराशा, यानी हाँ भी नहीं, हाँ भी नहीं। अपने गुण दोष अपने को मालूम रहते, नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। लक्ष्मी ने दीवान पद मिलेगा तो उनको क्या हो जाएगा कि बराबर लक्ष्मी ने पैसा आएगा। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस, धनाढ्य, राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवान के उम्मीदवारों का समूह सब सज धज कर दरबार में आ विराजे। सब लोग आ गए, जनता को भी बुलाया गया। फिर राज्य के जो लोग थे, अमीर लोग जो राजा को सहायता करते, उनको भी बुलाया गया है। राज कर्मचारी जो राजा के मंत्री थे, उनको भी बुलाया गया, और दरबारी दीवानी सबको बुलाया गया। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, उनको बड़ा क्या हो रहा था कि धड़कन बढ़ गई थी। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, उन्होंने अनाउंस किया, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा चाहिए, क्षमा कीजिए। हमने पहले माफी मांगी। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, आत्मबल हो, है ना। किसी को भी राज्य का मंत्री नहीं बनाया जाता, जो सबके बारे में अच्छा सोचता हो, जिसके हृदय में कुछ अच्छी भावना हो या आत्मबल, उसके ऊपर विश्वास हो, और मुझ पर संकट आया तो भी मैं दूसरे के सहायता के लिए तत्पर रहूंगा, इस प्रकार की शक्ति होनी चाहिए, है ना। जो हृदय से उदार हो और वो जो विपत्ति का सामना वीरता से कर सके। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है, क्योंकि विपत्ति यानी क्या, किसान फंस गया था। किसान फंस गया तो वह युवक भी क्या कर रहा था, कीचड़ में फंस गया था, परंतु कीचड़ का पैर लंगड़ा था, मतलब उस युवक का पैर लंगड़ा था, कीचड़ में फंस गया था, पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जो वृत्ति थी सरदार को या किसान को सहायता करने की, उसको उसने कायम रखा और वीरता का सामना करते हुए उस किसान की गाड़ी को कीचड़ से निकाला और खुद भी निकला। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और वो जो है वे कीर्ति और मान की शिखर पर बैठे हुए, उन तक हमारी पहुंच ही नहीं है। उसने कहा संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें गुण है, उनको कीर्ति भी मिली, यश भी मिला है, सम्मान भी है, और वो खुद ही क्या है, शिखर के पद पर है, ऊंचे पद पर, ओहदे पर है,
उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पद पाने पर बधाई देता हूँ। उनको मालूम था सबके नाम एनरोल थे, अपना नाम मतलब उनके पास था। उन्होंने कहा कि जानकीनाथ को दीवान पद पाने के लिए मैं बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें इधर उठी, मगर आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या थी। कुछ लोगों को प्रसन्नता हुई, राज्य के लोगों में प्रसन्नता थी, और जो उनके साथ आए थे उनके मन में ईर्ष्या थी, जलन थी कि इसने ऐसा कौन सा काम किया जो हमने नहीं किया है। इसको दीवान पद पर नियुक्त किया गया। जानकीनाथ ने ऐसा कौन सा काम किया? सरदार साहब ने फिर से कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। अब उन्होंने बता दिया कि ऐसे व्यक्ति को ही हम क्या कर सकते हैं, दीवान बना सकते हैं कि जो स्वयं संकट में फंसा हो, जो कैसा हो कि जिसमें साहस हो, आत्मबल हो, उदारता का वास हो, ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है? राज्य का सरदार हो सकता है। ऐसा व्यक्ति गरीबों को कभी न सताएगा। जिसके हृदय में दया हो वह कभी भी किसी को, दूसरे को नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे स्वयं धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी न हटेगा। मुंशी प्रेमचंद ने बताया कि हमारा हृदय भी ऐसे ही होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? अधिकतर लोगों को सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आया आपको ये लेसन? ऐसे कभी कभी अपने जीवन में परीक्षा होती है और अपने को उस परीक्षा में खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। हमने निक्की और रोजी यह लेसन लिखना शुरू कर दिया था, वो थोड़ा बाकी था। अभी हम इस लेसन का जो बुक के पीछे दिया है उसको हम करेंगे। उसके पश्चात निक्की और रोजी यानी 6 लेसन को पूरा करेंगे। पेज नंबर 44 निकालो। उचित विकल्प का सही निशान लगाइए। उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए, राइट लगाना है। बुक पहले बुक में क्या कर लेते हैं? सब लोगों को लेसन समझ में आया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि कल बहुत कम बच्चे प्रेजेंट थे। चलो, सरदार सुजान सिंह को कौन सी रियासत के दीवान थे? सरदार सुजान सिंह कौन सी रियासत के दीवान थे? सूरजगढ़, देवगढ़, प्रतापगढ़। बराबर है, वेरी गुड। बस एक बार लिखा तो भी मुझे समझता है, बहुत बार नहीं लिखना है आपको। सरदार सुजान सिंह अपना पद क्यों नहीं संभालना चाहते थे? इसका भी उत्तर दो ही है। अपनी बूढ़ी अवस्था के कारण। एक ही बार टू लिखा तो भी मुझे दिखता है और सबको समझ में आता है। 4 बार, 5 बार, 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? उसके पश्चात राजा साहब ने किस शर्त के साथ सुजान सिंह की प्रार्थना को स्वीकार कर ली? नए दीवान का चयन वही करेंगे। तीसरा वाला समझ में आया? तीसरा वाला है, टिक मार करो उसको। बराबर है। दीवान पद के प्रतियोगिता में किस खेल का आयोजन किया गया? उसका भी उत्तर क्या है? कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल। दूसरा है, बराबर है। एक ही बार लिखो। हाँ, पेज नंबर 47 किसान अनाज किस गाड़ी में भरकर ला रहा था? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी। उसका उत्तर क्या है? बैलगाड़ी। बराबर है। किसान ने किसी खिलाड़ी से मदद क्यों नहीं मांगी? वे स्वार्थी थे, वे उदार,
नहीं थे या दोनों? उसका उत्तर क्या है? तीसरा वाला, दोनों, क्योंकि वे स्वार्थी भी थे, उदार भी नहीं थे, उनके मन में कोई सहानुभूति वगैरह नहीं थी। प्रतियोगी युवक को किसान ने क्या इनाम दिया? सोने की मोहरे, दीवान बनने का आशीर्वाद, अनाज की बोरिया। इसका उत्तर भी कौन सा है? दूसरा, बराबर है। इसका उत्तर भी दूसरा है, केवल एक बार लिखो। सुजान सिंह ने किस प्रतियोगी को दीवानी की परीक्षा में सफल घोषित किया? सेठ जानकीनाथ, पंडित जानकीनाथ, सेनापति जानकीनाथ। इसका उत्तर भी क्या है? पंडित जानकीनाथ। उसके पश्चात मेरी समझ, निम्नलिखित कथन किसने किससे कब कहे? कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगेंगे। किसने कहा है? सुजान सिंह ने। किससे कहा है? राजा से। यह आपको बुक में से ढूंढ कर लिखना है, उसका उत्तर है। किसने कहा है? सरदार सुजान सिंह ने। किससे कहा है? राजा से। कब कहा है? उसके लिए बहुत ही छोटा सा बॉक्स है, जब वे नियुक्त तो होना चाहते थे, है ना। आपको उतना लिखना है कि वो मंत्री पद छोड़ना चाहते थे। मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसने कहा है? युवक ने या पंडित जानकीनाथ ने। किससे कहा है? उसमें क्या लिखना है? किसान से। कब कहा है? जब किसान की गाड़ी फंसी थी तब। अब यह आता नहीं उतना, जितना आता है उतना लिखो, नहीं तो इसको कॉपी में लिखो। महाराज आपने आज मुझे उबार लिया। किसने कहा है? महाराज आपने आज मुझे उबार लिया है, किसान ने। किससे? पंडित जानकीनाथ से। कब? जब उन्होंने गाड़ी निकालने के लिए सहायता की तब। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। किसने कहा? किसान ने या फिर सरदार दीवान सिंह ने। उसका नाम लिखना है, सुजान सिंह का। किससे कहा है? युवक से या पंडित जानकीनाथ से, जब उन्होंने गाड़ी निकालने के लिए मदद की तब। मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हैं। किसने कहा? पंडित जानकीनाथ लिखो या तो युवक लिखो। युवक ने। किससे कहा? किसान से। जब कब कहा? जब वह उनकी गाड़ी निकल नहीं रही थी तब। जितना आता उतना लिखो, छोटे छोटे अक्षरों में आप इसको लिख सकते हैं। उसके पश्चात हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के मूल शब्द तत्सम और तत्सम शब्दों के परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे सत जन, सज्जन, संध्या, शाम। तो अपने को लिखना है नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। प्रातः, प्रातः का क्या लिखेंगे हम? प्रातः काल या सुबह। वृद्ध, वृद्ध ने बूढ़ा, बूढ़ा लिखते हैं, इसको लिख कर देना है क्या बोर्ड पर? पाद, इसका है पैर, चरण। उसके पश्चात मानव, मनुष्य, कृषक, किसान, भूमिपुत्र, तम, अंधेरा, नेत्र, नयन, चक्षु, हस्त, हाथ। इस तरह से ये बुक का हो गया। अभी कृति पत्रिका आप निकालो। कृति पत्रिका से आपको प्रश्नोत्तर लिखना है। कृति पत्रिका आप निकालोगे, उसमें से प्रश्नोत्तर आपको लिखना है। ऑलरेडी